हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया। बच्चों, ये जो वीडियो है ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनका जनवरी में पेपर है। मतलब जिन बच्चों ने जनवरी के लिए ऑप्ट आउट किया है उन बच्चों के लिए मैं वीडियो बना रहा हूं। थोड़ा मैं उन बच्चों को गाइड कर देता हूं जिन बच्चों के 20 से 25 दिन बाद एग्जाम है, उन्हें कैसी प्लानिंग फॉलो करनी चाहिए। बच्चों, जैसे आपका 20 दिन बाद एग्जाम है, 20 से 25 दिन बाद, अब आपके मैथ्स और स्टैट्स और रीजनिंग में मिलाकर टोटल 19 चैप्टर्स हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे मान लो आपने चैप्टर नंबर 1 उठाया, रेशियो प्रोपोर्शन इंडाइसेस एंड लॉगरिथम। उसकी जितनी भी थ्योरम्स हैं उसे आपने अच्छे से रिवाइज कर लिया। ठीक है, उसे आप कॉपी में लिख लें। थ्योरम्स, फॉर्मुलेज, प्रॉपर्टीज होती हैं स्टैट्स में, और पॉइंटर्स होते हैं, इंपॉर्टेंट थ्योरीज होती हैं, तो वो सारी कॉपी में लिख लें चैप्टर वाइज। उससे क्या होगा कि एक बार आपने पढ़ के अच्छे से कॉपी में लिख लिया, एक तो वो सब कुछ आपको याद हो जाएगा, और उसमें कुछ मिसिंग होगा तो बुक से पढ़कर उसे कॉपी में लिख लेंगे। तो उससे क्या होगा, आपका हैंड रिटन मटेरियल तैयार हो जाएगा एग्जाम से एक दिन पहले के लिए। तो ये काफी हेल्प करता है। अगर किसी बच्चे ने पहले से नोट्स नहीं बना रखे, वो ये चीज फॉलो कर सकता है। अब जैसे आप लोगों ने अच्छे से स्टडी मटेरियल कर लिया, सब कुछ कर लिया, अब आपको डाउट है कि कैसे करना चाहिए, 20 से 25 दिन को यूटिलाइज कैसे करना चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूं कि पास्ट ईयर क्वेश्चंस 2006 नवंबर से लेकर अब तक के, 2006 नवंबर से लेकर अब तक जो अटेम्प्ट्स हुए हैं, उसमें पास्ट ईयर क्वेश्चन जो आपके पास हैं, हर एक चैप्टर में 100 से ऊपर के क्वेश्चंस आप लोगों के पास अवेलेबल हो जाएंगे। तो आपको उसे करना चाहिए। वो सेल्फ असेसमेंट के लिए काफी अच्छी चीज है, क्योंकि उसमें जो क्वेश्चंस हैं वो स्टडी मटेरियल से डिफरेंट है। मतलब 80% तो मान ही लो कि क्वेश्चन डिफरेंट है, 20% स्टडी मटेरियल के होंगे। तो उससे आप सेल्फ असेस कर पाएंगे कि आपकी तैयारी का लेवल क्या है। ठीक है बच्चों, और एक आपको एक्स्ट्रा मटेरियल भी मिल जाएगा करने के लिए। अगर आपने ये सब कर रखा है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है बच्चों 9358668687। आप मेरे से क्वेश्चंस भी ले सकते हैं। क्लियर है बच्चों? अब हम आगे बढ़ते हैं। एक और रीजन भी है कि मैं आप लोगों के लिए वीडियो लाया। जैसे हर एक चैप्टर में कुछ कुछ टॉपिक्स होते हैं जो बच्चों के वीक होते हैं, तो उसके लिए मैं प्लान कर रहा हूं कि आप लोगों के लिए वीडियोस प्रोवाइड करूं। जैसे चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं हम। चैप्टर नंबर 2 में क्रैमर्स रूल है बच्चों। क्रैमर्स रूल में बच्चों क्या करते हैं कि ये मिस कर देते हैं बच्चे टॉपिक, क्रैमर्स रूल की थ्योरी नहीं पढ़ते। तो मैं आज आपको क्रैमर्स रूल की थ्योरी कराता हूं, और किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, ये मैं आपको बता के चलूंगा। ठीक है बच्चों, क्रैमर्स रूल डिटर्मिनेंट की एप्लीकेशन है। मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट एक टॉपिक है चैप्टर नंबर 2 का, उसकी एप्लीकेशन है क्रैमर्स रूल। तो क्रैमर्स रूल के बड़े क्वेश्चंस तो आने के चांस है नहीं, बट उसकी जो थ्योरी वाले क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। क्लियर है बच्चों? तो बच्चों हेडिंग लिखिए आप, क्रैमर्स रूल। देखो, लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स आपके सामने होगी। मैं आपके सामने इक्वेशंस लिख रहा हूं, a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। ऐसी दूसरी लीनियर इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2। a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। ये 3 लीनियर इक्वेशंस हैं, और इन लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल। तो क्रैमर्स रूल में आपको सॉल्व करना सिखाऊंगा, बट मुझे एक्स वाई जेड की वैल्यू क्रैमर्स रूल से निकालने के लिए पूछिए तो मैं क्रैमर्स रूल फॉलो नहीं करूंगा बच्चों, क्योंकि मुझे पता है कि वो लेंदी है। मैं जो बताने जा रहा हूं वो क्रैमर्स रूल की आपको थ्योरी बताने जा रहा हूं, जिसपे एमसीक्यू पूछा जा सकता है। क्योंकि वो इस नाम से नहीं देंगे कि क्रैमर्स रूल से आप एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालिए, क्योंकि आपके पास ऑप्शंस होंगे। आप ऑप्शन यहां पर एक्स वाई जेड की जगह पुट करके देखेंगे और आपको पता लग जाएगा कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो आप ऑब्वियसली क्रैमर रूल फॉलो नहीं करेंगे, बट मुझे पूरा का पूरा बताना पड़ेगा कि क्रैमर्स रूल की थ्योरी से पहले पूरा बताना पड़ेगा प्रोसीजर, एल्गोरिथम, जिससे कि आपको थ्योरी का आइडिया होगा। क्लियर है? अच्छा, एक बात और बता देता हूं कि जिन लीनियर इक्वेशंस में d1 d2 d3 तीनों ही जीरो हो जाएं, तो बच्चों होती है होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि d1 d2 d3 जीरो हो भी सकते हैं, नहीं भी, मतलब ये होमोजीनियस इक्वेशन हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालने के लिए हमें डिटर्मिनेंट्स निकालना पड़ता है बच्चों। डिटर्मिनेंट कौन कौन से निकालेंगे? सबसे पहले कोफिशिएंट की डिटर्मिनेंट बनेगी जो एक्स वाई जेड के ऊपर कोफिशिएंट्स है, जैसे आपका a1 b1 c1 a2 b2 c2, इस टाइप से।
जो डी की वैल्यू आ गई A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। तो मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि आपको डी तो निकालना, मतलब डिटर्मिनेंट तो निकालना आता ही है। कहीं की बुक्स में आपको डी की जगह डेल्टा से भी डिनोट कर रखा होगा, तो इससे फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद बच्चों हम निकालेंगे D1। अब D1 निकालेंगे कैसे? जो डी का कॉलम 1 है उसे राइट साइड वाली वैल्यू से रिप्लेस कर दो। राइट साइड में क्या है बच्चों? D1 D2 D3, इससे रिप्लेस कर दो। तो यहां आ जाएगा बच्चों D1 D2 D3, और यहां पर है B1 B2 B3, बाकी एज इट इज C1 C2 C3। ये भी आप डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे बच्चों। उसके बाद D2 पे आ जाते हैं। जो D2 निकलता है बच्चों, तो D का जो कॉलम 2 है उसे राइट साइड से रिप्लेस करो, और बाकी एज इट इज A1 A2 A3 C1 C2 C3, ये भी निकाल लिया बच्चों आपने। उसके बाद बच्चों आएगा D3। अब D3 कैसे आएगा? जो D का कॉलम 3 है उसे राइट साइड से रिप्लेस करो, बाकी एज इट इज A1 A2 A3 B1 B2 B3। तो हमने D निकाल लिया, D1 निकाल लिया, D2 निकाल लिया और D3 निकाल लिया। ठीक है बच्चों। अब यहां से मैं आपके सामने फॉर्मूला लिखने जा रहा हूं बच्चों। X निकालने का फॉर्मूला होता है D1/D, Y निकालने का फॉर्मूला होता है D2/D, Z निकालने का फॉर्मूला होता है D3/D। ऑब्वियसली कोई भी बच्चा क्रैमर रूल से क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेगा क्योंकि ये लेंथी है, और मैं भी आपको यही कह रहा हूं। बट मैं कंडीशंस फॉर कंसिस्टेंसी बताने जा रहा हूं आपको कि एग्जाम में किस टाइप की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं आपके पास। जैसे आपने क्लास 10th में भी पढ़ा करते थे कि कंडीशंस बताओ कि लाइंस पैरेलल कब होंगी, कंडीशंस बताओ कि लाइंस इंटरसेक्टिंग कब होंगी, कंडीशंस बताओ कि लाइंस ओवरलैपिंग कब होंगी। अगर आपको वो भी चीज भूले हुए हो तो वो भी मैं आपको बता दूंगा, बट पहले मैं क्रैमर्स रूल पूरा करता हूं। क्लियर है बच्चों? तो एक्स वाई जेड की वैल्यू तो आ गई आपके सामने। अब मैं हेडिंग लिखने जा रहा हूं बच्चों, कंडीशंस फॉर कंसिस्टेंसी। कंडीशंस फॉर कंसिस्टेंसी। अब कंडीशन क्या रहेगी? पहली कंडीशन बच्चों, बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर डी की वैल्यू 0 नहीं होती तो कोई दिक्कत ही नहीं है बच्चों। जब डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इफ डी इज नॉट इक्वल्स टू 0, देन सिस्टम इज कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब सॉल्यूशन बनता है। सिस्टम इज कंसिस्टेंट मतलब एक्स वाई जेड की वैल्यू बनेगी जो उन तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। देन सिस्टम इज कंसिस्टेंट विद यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक का मतलब क्या होता है बच्चों? एक सॉल्यूशन, एक एक्स की वैल्यू आएगी और एक वाई की वैल्यू आएगी और एक जेड की वैल्यू। और बच्चों वाई की कैसे? D1/D, D2/D एंड D3/D। बच्चों इसका एक स्पेशल केस है जो आपको याद होना चाहिए। अगर डी 0 नहीं है, ऑब्वियसली पार्ट तो यही चल रहा है केस 1, अगर डी 0 नहीं है बट D1 D2 D3 तीनों ही 0 हो जाते हैं, ये बच्चों होमोजीनियस इक्वेशन में होता है। क्योंकि उस केस में क्या होगा, और किसी केस में भी हो सकता है बट होमोजीनियस में तो होगा ही होगा, क्योंकि होमोजीनियस इक्वेशन में D1 D2 D3 की वैल्यू 0 होती है। मतलब इन कांस्टेंट की बात कर रहा हूं मैं ये। तो अगर ये कांस्टेंट 0 हो जाएंगे बच्चों, बहुत ध्यान से सुनिएगा, तो उस केस में अगर मैं D1 निकालूंगा, कॉलम 1 के सभी एलिमेंट 0 होंगे। और आपको पता है कि अगर किसी डिटर्मिनेंट का कोई भी एक कॉलम, कोई भी एक रो कंप्लीट 0 हो जाए तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है। तो उस केस में बच्चों क्या होगा? D1 भी 0 आएगा, मतलब यहां पर ये भी 0 निकल के आएगा, ये भी और ये भी। तो होमोजीनियस में तो बच्चों ऐसा होगा ही होगा। हाँ, अगर D 0 नहीं है बट D1 D2 D3 तीनों ही 0 हैं, उस केस में बच्चों x की वैल्यू क्या आएगी? जो कि D1/D होता है, 0/D, 0 अपॉन समथिंग 0। y कितना होगा? D2/D, वो भी 0। z कितना होगा बच्चों? D3/D, वो भी 0। अगर D1 D2 D3 तीनों ही 0 हो जाए बट D 0 नहीं हो, तो उस केस में एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या होगी बच्चों? 0। हम क्या बोलेंगे? ऑब्वियसली कंसिस्टेंट है,
क्योंकि केस 1 ही चल रहा है, सिस्टम इज कंसिस्टेंट, ऑब्वियसली यूनिक सॉल्यूशन है विद यूनिक ट्राइवियल सॉल्यूशन। तो नाम आपसे पूछा जा सकता है कि यूनिक ट्राइवियल सॉल्यूशन कब होगा। बच्चों यूनिक ट्राइवियल सॉल्यूशन वो होता है जिसमें एक्स वाई जेड की वैल्यू जीरो होती है, और होमोजीनियस में वो तभी होगा, होमोजीनियस में वो तभी होगा जब डी की वैल्यू क्या होगी बच्चों, नॉन जीरो। क्लियर है या नहीं है? जब डी की वैल्यू क्या होगी, नॉन जीरो, और डी1 डी2 डी3 तो ऑब्वियसली होमोजीनियस में जीरो होते हैं। तो केस 1 सभी बच्चों को आ गया समझ में। केस 2, केस 2 सुनिए बच्चों ध्यान से। अगर अगर डी जीरो है, बहुत ध्यान से सुनना, अगर डी जीरो है मतलब डिनोमिनेटर जीरो है, बट एटलीस्ट वन फ्रॉम डी1 डी2 डी3, तीनों में से कोई भी एक वैल्यू बच्चों नॉन जीरो हो जाए, मतलब डी तो जीरो हो बट डी1 की वैल्यू मान लो 5 आ जाए, तो उस केस में आपका सोल्यूशन नहीं बैठेगा, समथिंग अपॉन जीरो वाली फॉर्म बन जाएगी। तो आप क्या बोलेंगे, देन सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, दैट इज नो सॉल्यूशन। तो बच्चों एग्जाम में क्रैमर्स रूल के हिसाब से अगर आपसे पूछ लें कि नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होगी, एबीसी ऑप्शन दिए होंगे, तो आपका जवाब क्या होगा कि डी जीरो होता है और डी1 डी2 डी3 में कोई भी एक वैल्यू अगर नॉन जीरो हो जाए तो नो सॉल्यूशन होता है। क्लियर है बच्चों? और केस थर्ड बच्चों, अगर डी जीरो है और डी1 डी2 डी3 भी जीरो है, देन सिस्टम इज कंसिस्टेंट, सिस्टम कंसिस्टेंट माना जाएगा बच्चों, और विद इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। बच्चों मैं सॉल्यूशन निकालना नहीं बता रहा हूं आपको, इन्फाइनाइटली सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, क्योंकि वो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा, क्योंकि हमारा पेपर एमसीक्यू टाइप होता है। क्लियर है? तो बस मैंने कंडीशन बताई कि एग्जाम में यूनिक की कंडीशन क्या होगी, डी जीरो नहीं होना चाहिए, और इन्फाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, डी जीरो होना चाहिए और साथ के साथ डी1 डी2 डी3 भी जीरो होने चाहिए। और होमोजीनियस में तो आपको पता ही है कि डी1 डी2 डी3 जीरो निकल के आते हैं। तो होमोजीनियस में या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन बनेगा अगर डी जीरो हो जाता है बच्चों, और अगर डी जीरो नहीं होता तो यूनिक ट्राइवल सॉल्यूशन। तो ये दिमाग में बिठा लो कि अगर किसी इक्वेशन में, मैं दोबारा आपके सामने लिख रहा हूं, अगर किसी इक्वेशन में इस टाइप से ये होमोजीनियस इक्वेशन होती है, ये है बच्चों होमोजीनियस इक्वेशन, इसकी राइट साइड जीरो है। तो अगर राइट साइड जीरो है तो डी डी पे डिपेंड करेगा, डी जीरो हो भी सकता है और नहीं भी। तो अगर डी जीरो नहीं है, और ये हमें पता है कि डी1 डी2 डी3 क्या निकल के आएंगे बच्चों इसमें, जीरो, तो क्या होगा, यूनिक ट्राइवल सॉल्यूशन। इसमें तो किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि अगर आप x की वैल्यू निकालोगे तो वो भी जीरो आएगी, y की वो भी जीरो आएगी, और z की वो भी जीरो आएगी। दूसरा, होमोजीनियस में अगर ये तो पता है कि डी1 डी2 डी3 जीरो आएंगे, और अगर डी जीरो हो जाता है तो बच्चों ये कौन सा केस है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन का, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन का। क्लियर है? तो ये थ्योरी के पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए? क्लियर है बच्चों? तो क्रैमर्स रूल डिटर्मिनेंट की एप्लीकेशन होती है, उसमें आपके पास इक्वेशंस होंगी, लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल्स, तीन इक्वेशंस होंगी, तीन अननोन होंगे ऑब्वियसली एक्स वाई जेड। तो उसमें क्रैमर्स रूल में हम डी निकालते हैं, डी1 निकालते हैं, डी2 निकालते हैं और डी3 निकालते हैं। क्लियर है बच्चों? डी कैसे आता है, कोफिशिएंट्स की डिटर्मिनेंट, और फिर डी1 कैसे आता है, जो कोफिशिएंट की डिटर्मिनेंट है उसका कॉलम वन, राइट हैंड साइड की जो वैल्यूज हैं डी1 डी2 डी3 उससे रिप्लेस कर लो। फिर डी2 निकालना, डी2 कैसे आएगा, डी का जो कॉलम टू है उसे रिप्लेस कर दो। डी3 कैसे आएगा, डी का जो कॉलम थ्री है उसे रिप्लेस कर दो। तो बच्चों एक्स वाई जेड कैसे निकालते हैं, एक्स होता है डी1 अपॉन डी, वाई होता है डी2 अपॉन डी, जेड होता है डी3 अपॉन डी। कंडीशंस फॉर कंसिस्टेंसी ज्यादा रेलेवेंट है एमसीक्यू के लिए। क्या है, अगर डी जीरो नहीं होता तो ऑब्वियसली कंसिस्टेंट विद यूनिक सॉल्यूशन,
और यूनिक ट्राइवियल सॉल्यूशन कब होगा, जहां एक्स वाई जेड की वैल्यू जीरो है, ये तभी होगा जब D1 D2 D3 तीनों ही जीरो निकल के आएंगे। क्लियर है बच्चों? और अगर D जीरो हो जाता है और D1 D2 D3 में से कोई भी एक वैल्यू क्या निकल के आती है, नॉन जीरो, तो क्या होगा, नो सॉल्यूशन। क्लियर है? और इनफाइनाइट कब होता है बच्चों, जब D जीरो और साथ के साथ D1 D2 D3 भी जीरो। और फिर मैंने आपको होमोजीनियस के बारे में बता दिया कि होमोजीनियस इक्वेशन कौन सी होती है। क्लियर है बच्चों यहां तक? चलो एक दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बच्चों, उससे आपको क्लियर भी हो जाएगा। एप्लीकेशन समझ लें क्रैमर्स रूल की। और एप्लीकेशन वही बड़े क्वेश्चंस नहीं करा रहा हूं मैं, उस टाइप के क्वेश्चंस करा रहा हूं जो एग्जाम ओरिएंटेड है। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो मैं क्वेश्चन आपके सामने लिख रहा हूं। क्वेश्चन है, डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ लैम्डा, डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ लैम्डा फॉर विच द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस fail to have fail to have a unique solution, fail to have a unique solution। तो बच्चों यूनिक सॉल्यूशन कब होता है, जब डी की वैल्यू जीरो नहीं होती। तो यूनिक सॉल्यूशन कब फेल होगा, जब बच्चों डी की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो मैं आपके सामने क्वेश्चन लिख रहा हूं, लैम्डा एक्स प्लस 3y माइनस जेड इज इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर 1, एक्स प्लस 2y प्लस जेड इज इक्वल टू 2, और माइनस लैम्डा एक्स प्लस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू -1। तो बच्चों ये हमारे सामने लीनियर इक्वेशंस हैं। एक बारी मैं चेक कर लेता हूं, लैम्डा एक्स प्लस 3y माइनस जेड, ठीक है, एक्स प्लस 2y प्लस जेड, एक्स प्लस 2y प्लस जेड, और थर्ड है माइनस लैम्डा एक्स प्लस वाई प्लस 2z। ठीक है, तो बच्चों यूनिक सॉल्यूशन कब नहीं होगा, सिंस गिवन सिस्टम हैज, या आप ऐसे लिख सकते हैं कि यूनिक सॉल्यूशन नहीं है। तो कब नहीं होता यूनिक सॉल्यूशन, जब डी की वैल्यू बच्चों क्या होती है, जीरो। नो सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होते हैं बच्चों, जब डी की वैल्यू जीरो होती है। तो डी को जीरो के इक्वल रख दो। अब डी क्या है, कोफिशिएंट की डिटर्मिनेंट। तो मैं आपके सामने कोफिशिएंट की डिटर्मिनेंट ले रहा हूं और उसे जीरो के इक्वल रख रहा हूं। तो कोफिशिएंट की डिटर्मिनेंट क्या है बच्चों, देखिए लैम्डा 3 -1 और माइनस लैम्डा 1 2, एक मिनट लैम्डा 3 -1, और एक बार इसे करेक्ट कर लेते हैं। तो यूनिक सॉल्यूशन बच्चों कब नहीं होगा, जब डी की वैल्यू जीरो होगी। अब डिटर्मिनेंट हम ले रहे हैं कोफिशिएंट की, एक बार मैं लिख लेता हूं, लैम्डा 3 -1 1 2 1 कोफिशिएंट की डिटर्मिनेंट, और माइनस लैम्डा 1 2। अब डिटर्मिनेंट तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि सब बच्चों को सॉल्व करना आता है। तो अगर मैं रो 1 के लॉन्ग एक्सपेंड करता हूं, तो रो 1 के एलिमेंट्स लिखते हैं 1 और 4 -1 पॉजिटिव नेगेटिव, ये हो जाएगा 2 प्लस लैम्डा, और ये -1 ये हो जाएगा बच्चों 1 प्लस 2 लैम्डा, ये हो जाएगा बच्चों 3 लैम्डा, -6 -3 लैम्डा, -1 -2 लैम्डा इज इक्वल टू 0।
-2 लैम्डा इज इक्वल टू 7, तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई? -7/2। तो बच्चों यूनिक सॉल्यूशन कब नहीं होगा? जब डी की वैल्यू 0 होगी, और डी की वैल्यू बच्चों 0 कब होगी? जब लैम्डा कितना लेंगे हम? -7/2। क्लियर है बच्चों? एक इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, ज्यादा लेंथी भी नहीं है, और एक डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, इंपॉर्टेंट है। इसमें लॉ की प्रॉपर्टीज लगती हैं, तो थोड़ा इस टाइप के क्वेश्चंस की भी आप प्रैक्टिस कर लेना। लॉ की प्रॉपर्टीज आपको आनी चाहिए। कॉन्सेप्ट तो हो गया बच्चों हमारा क्रैमर्स रूल। अब मैं एक आधा क्वेश्चन कोई रेलिवेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड, डिटर्मिनेंट हमें फाइंड करना है, इवेल्युएट द डिटर्मिनेंट, और क्वेश्चन है हमारे सामने, log 512 टू द बेस 3 log 3 to the base 4 log 8 to the base 3 log 9 to the base 4। अब आपको पता है कि 2/2 डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं? डायगोनल एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई माइनस ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई। तो ये तो बाद में करेंगे, पहले आप लॉग की प्रॉपर्टीज लगाइए, क्योंकि लॉग की प्रॉपर्टीज लगाए बिना ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई नहीं हो पाएगा। अब जैसे 512 है, तो 512 को बच्चों क्या लिख सकते हैं? 2 to the power 9। और 4 को क्या लिख सकते हैं बच्चों? 2 स्क्वायर। 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 क्यूब। और 9 को बच्चों क्या लिख सकते हैं? 3 स्क्वायर, और यहां पर 2 स्क्वायर। अब लॉग की प्रॉपर्टी आप सबको क्लियर होनी चाहिए, log a to the power b, b log a। और जो बच्चों बेस में पावर होती है, ये तो वैल्यू में पावर है, यहां पर भी b log a, और ये बेस में पावर है, तो बेस में पावर कहां आती है बच्चों? डिवाइड में, तो 2 डिवाइड में आ गया। यहां पर क्या होगा? 2 मल्टीप्लाई में आएगा 2 डिवाइड में, क्योंकि 3 की पावर भी है और 2 की पावर भी है। अब आपको पता है कि डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज क्या है? किसी भी रो या कॉलम में से कॉमन ले सकते हैं। जैसे कॉलम 1 में से कॉमन क्या आ रहा है? log 2 to the base 3। और कॉलम 2 में से कॉमन क्या आ रहा है? log 3 to the base 2। क्या बचा? 9 3, और 1/2, और यहां 1 बचा। वैसे तो यहां से 3 भी कॉमन आ सकता है, और आपको पता है कि log 2 to the base 3 और log 3 to the base 2 दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। और ये बचा 9, 1/2, 3 एंड 1, ये कैंसिल हो गया बच्चों। अब आपके सामने एक छोटा सा क्वेश्चन बन गया, 9 माइनस 3/2, तो ये कितना हो जाएगा? 18 माइनस 3/2। सॉल्व करके आ गया बच्चों 15/2। क्लियर है बच्चों? ठीक है, हमारा आंसर ठीक है बच्चों, 15/2। तो ये मुझे इंपॉर्टेंट लगा, तो मैंने आप लोगों को करा दिया, थोड़ा आपको आइडिया भी दे दिया कि इस टाइप के क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। क्रैमर्स रूल बता दिया, एक क्वेश्चन करा दिया मैंने। क्वेश्चन किस पे बेस्ड था बच्चों? कंडीशन फॉर कंसिस्टेंसी पे बेस्ड। अब क्लास 10th में हमने एक टॉपिक करा था, हमें दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स दी होती थी, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, सब बच्चों को पता है। a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ये भी इक्वेशन का टॉपिक हमारे चैप्टर नंबर 2 का। अब मुझे बताइए, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, इसके सॉल्यूशंस का आइडिया है आपको कि ये लाइंस की इक्वेशन होती है बच्चों, स्ट्रेट लाइन की। और सभी बच्चों को पता है कि अगर मैं इन दोनों लाइंस को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूंगा, इन दोनों लाइंस को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूंगा, तो बच्चों पॉसिबिलिटीज क्या आएंगी? हो सकता है लाइंस इंटरसेक्टिंग हो सकता है बच्चों लाइंस पैरेलल हो, और तीसरा केस बच्चों क्या पढ़ा हुआ है हमने? हो सकता है कि लाइंस ओवरलैपिंग हो, एक के ऊपर एक। क्लियर है? अब ये कंडीशंस क्या होती है, मतलब कैसे पता लगता है बिना ग्राफ ड्रॉ करे आप कैसे बताएंगे कि लाइंस इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है, और ओवरलैपिंग है? क्लियर है? मैं आपको क्लियर करता हूं बच्चों। आपके सामने इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। बच्चों अगर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 से डिफरेंट है, तो लाइंस इंटरसेक्टिंग होती है। तो हम बोलते हैं जब इंटरसेक्टिंग है, इंटरसेक्टिंग का मतलब क्या है? कि कॉमन पॉइंट एक है जो दोनों एक सेटिस्फाई करे,
जब आपको दो इक्वेशंस दी हुई हैं, उनके सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? वो वैल्यूज जो दोनों को सेटिस्फाई करें। तो ये वाला पॉइंट दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, तो मतलब सॉल्यूशन बनता है। अगर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 से डिफरेंट है, तो आप बोलेंगे देन सिस्टम इज कंसिस्टेंट, क्योंकि सॉल्यूशन बनता है। और कितने सॉल्यूशन है? तो एक पॉइंट आ रहा है इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्ट कर रही है ना, तो ऑब्वियसली एक पॉइंट आ रहा है, देन सिस्टम इज कंसिस्टेंट विद यूनिक सॉल्यूशन। तो ये मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है, तो मैं आपको बता रहा हूं। दूसरी कंडीशन क्या है? बिना ग्राफ ड्रॉ करे, अगर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 का इक्वल है बट नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, तो उस केस में क्या होगा बच्चों? लाइंस पैरेलल ड्रॉ होंगी। तो ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जब जो दोनों लाइंस पे एक साथ लाई करे, तो आप क्या बोलेंगे? देन सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट का मतलब नो सॉल्यूशन, ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जो दोनों लाइंस पे एक साथ लाई करे। क्लियर है बच्चों? और लास्ट, अगर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 का इक्वल है और साथ के साथ c1 अपॉन c2 का इक्वल भी है, देन सिस्टम इज कंसिस्टेंट विद इनफाइनाइटली नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। क्यों? क्यों बच्चों इनफाइनाइटली सॉल्यूशन क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि अगर ऐसा है तो लाइंस जो होंगी वो एक के ऊपर एक होंगी, और जितने पॉइंट्स लाइन वन पे हैं वो सारे के सारे पॉइंट्स लाइन टू पे भी हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? लाइन वन पे तो इनफाइनाइट पॉइंट्स है ऑब्वियसली, तो लाइन टू पे भी, क्योंकि दोनों लाइंस ओवरलैप कर रही हैं, तो जितने पॉइंट्स लाइन वन पे हैं वो सारे के सारे लाइन टू पे भी हैं, तो इसलिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन। देखो कितने पॉइंट्स हैं, इनफाइनाइट। तो कंडीशन फॉर कंसिस्टेंसी मैंने टू वेरिएबल्स की फॉर्म में भी बता दी आपको, और थ्री वेरिएबल्स की फॉर्म में क्रैमर्स रूल बता दिया आपको, और एक क्वेश्चन भी करा दिया, और 2 by 2 का एक डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन कराया जिसमें लॉग की प्रॉपर्टीज लग रही थी। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ऐसे ही और वीडियो चाहिए तो बच्चों प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा, और अपनी डिमांड भी लिखिएगा कि आपको इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए या इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। तो बच्चों बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिएगा एग्जाम के लिए, और बिल्कुल भी डरने वाली बात नहीं है। अगर आपकी तैयारी 100% है तो पेपर टफ आता है या आसान आता है, आपको इससे कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है बच्चों, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।